आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हाई स्कूल की परीक्षा देने जा रहे हैं और तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, क्योंकि जीवन परिचय आपके एग्जाम में पूछा जाता है और अगर जीवन परिचय आप सही से नहीं लिख पाते हैं तो आपका नंबर कम हो जाता है। और अगर आपको जीवन परिचय कैसे लिखा जाता है ये अगर आपको आता है तब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप पा सकते हैं, क्योंकि अगर प्रभावशाली तरीके से लिखेंगे आप तो आप अधिकतम अंक हासिल कर पाएंगे। और आप लिखेंगे, आपको जानकारी ज़्यादा अगर आप ज़्यादा जानते हैं, आप पढ़ने में तेज हैं और कैसे लिखा जाता है ये ही आपको नहीं पता है तो आप नंबर कम पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लिखा जाता है और कैसे ज़्यादा नंबर मिलेगा। तो ठीक, चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सूरदास का जीवन परिचय, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अक्सर पूछा जाता है और लगभग हर साल पूछा जाता है। सूरदास का और तुलसीदास का जीवन परिचय लगभग हर साल आता है। सूर और तुलसी के जीवन परिचय को देने की संभावना अधिकतम रहती है आपके एग्जाम में, तो सूर और तुलसी को आप नहीं छोड़ेंगे। सूर हो गए, तुलसी हो गए, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, ये कुछ ऐसे कवि हैं और लेखक हैं जिनको आप पढ़कर ही जाएंगे और कैसे लिखना है ये समझ कर ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको डालना होगा, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। ठीक है, क्या डालेंगे? जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, जीवन परिचय। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी रहेगा, पेपर में ऑप्शन रहेगा, 2-4 ऑप्शन रहता है, तो उसमें से एक करना रहता है जिसका आपको आता है, जो आप अच्छी तरह से जिनका जीवन परिचय आपको याद है वही करेंगे। तो आप प्रश्नोत्तर नंबर डाल करके जो भी रहेगा क ख ग जो भी आपको आ रहा है वो डाल करके आप और उनका नाम जिसका आता है आपको, मान लीजिए सूरदास का आप याद किए हैं तो सूरदास लिखेंगे ऑप्शन नंबर डालने के बाद, सूरदास। इसके बाद यहाँ पर लिख देंगे जीवन परिचय। ठीक है, जीवन परिचय हेडिंग डाल करके इसके बाद ऊपर आप ऊपर संक्षिप्त जीवन परिचय भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा गया है। ठीक है, पहले संक्षिप्त जीवन परिचय यहाँ पर लिख देंगे और आप संक्षिप्त जीवन परिचय तभी लिखेंगे जब आपको ठीक ढंग से याद है। अगर अच्छी तरह से आपको याद नहीं है, अगर कन्फ्यूजन है सन में, गांव कहाँ जन्म हुआ था, कौन सा गांव है, मृत्यु कब है, तो आप संक्षिप्त में नहीं लिखेंगे, तब विस्तार से ही लिखना है। संक्षिप्त वाला मतलब हाईलाइट रहता है ना, इस पर नज़र पहुंचता है एग्जामिनर का। तो अगर आपको याद है तो ऊपर संक्षिप्त जीवन परिचय सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ ऊपर यहाँ पर, फिर उसके नीचे से लिखना शुरू करेंगे जीवन परिचय, यहाँ ये वाला है। ठीक है, तो देखिए जीवन परिचय में इनके कैसे लिखेंगे तो देख लेते हैं। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद अब आपको उसी के नीचे से शुरू करना है। देखिए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास का जन्म वैशाख सुदी पंचमी सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुनकटा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय याद करने के लिए आपको उनका गांव, मृत्यु, जन्म और माता पिता का नाम, बस इतना आपको याद रहना चाहिए। इतना अगर याद है तो इसी से आप पूरा लिख लेंगे। ठीक है, और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई है, कैसे हुई है, कितना पढ़े लिखे थे, ये सब, बस इतने से ही आप पूरा जीवन परिचय लिख ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो आपको याद करना ही है, इसके बाद आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। सूरदास जन्मांध मतलब जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में अनेक मत हैं। ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे और गऊ घाट में रहकर विनय के पद गाया करते थे। एक बार बल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके, सूरदास ने उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। स्वरचित मतलब खुद रचा हुआ, खुद लिखा हुआ, जो सूरदास लिखे थे। बल्लभाचार्य ने इनको कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। ये बल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और कृष्ण की लीला का गान करने लगे। बल्लभाचार्य ने इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन करने के लिए, मंदिर में कीर्तन करने के लिए बल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ अष्टछाप के नाम से सूरदास सहित 8 कृष्ण भक्त कवियों का संगठन किया। इनकी मृत्यु गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में 1583 ईस्वी के लगभग हो गया। ठीक है, इतना जीवन परिचय हो गया इनका, और इतना तो बहुत आराम से आप याद कर लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ से देखते हैं सूरदास के पदों का संकलन सूर सागर, सारावली तथा साहित्य लहरी। कहने का मतलब इनकी रचनाएं हैं, आप हेडिंग डाल देंगे रचनाएं हेडिंग डालने के बाद यही रचनाएं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इनकी अन्य रचनाएं हैं। यह प्रसिद्ध है कि सूर सागर में 1.25 लाख पद हैं। सूर सागर में कितने पद हैं? 1.25 लाख पद हैं, पर अभी तक केवल 10,000 पद ही प्राप्त हुए हैं। अभी जो हम लोग पढ़ते हैं केवल 10,000 ही पद मिले हैं। सूर सारावली का, रुकिए दिख रहा है, सही है, चलिए। सूर सारावली कथा वस्तु, भाव, भाषा शैली और रचना की दृष्टि से निसंदेह सूरदास की प्रामाणिक रचना है।
कौन सी? सूर सारावली जो है बहुत ही प्रामाणिक रचना है, मतलब ये प्रमाण के साथ कहा जा सकता है। इसमें प्रमाण बहुत से मिलते हैं, तो ये सब नहीं, सिर्फ जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको आपको लिख देना है। ठीक है, इसमें 1107 छंद हैं। साहित्य लहरी सूरदास के 108 दृष्टकूट कूट पदों का संग्रह है। सूरदास की रचनाओं के संबंध में इस प्रकार कहा जा सकता है। तो देखिए, आप जीवन परिचय में ये चीज़ बहुत ध्यान देंगे, ये तो लिखना ही है आपको। जीवन परिचय में अगर दोहा आ रहा है, कोई भी लाइनें आ रही हैं, तो आपको उसको ब्लैक पेन से लिखना है, हाईलाइटेड रहना चाहिए, पता चलना चाहिए, दिखना चाहिए, तभी आपका आंसर जो है आकर्षक बनेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे 2 लाइन। कोई दोहा आ गया जीवन परिचय में, उनके उनसे संबंधित, जैसे तुलसीदास के जीवन परिचय में भी कई दोहे आएंगे, तो उनको भी आपको लिखना है और ब्लैक पेन से लिखना है, जिससे पता चलता रहे। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पर। साहित्य लहरी सूर सागर सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। आराम से याद हो जाएगा, और इसको याद करना है आपको, जीवन परिचय के साथ इसको भी याद करना है। ये लिखेंगे तो आपका आंसर अलग हो जाएगा, क्योंकि अधिक नंबर पाने के लिए, सबसे अधिक नंबर पाने के लिए सबसे अलग आपको लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार से सभी लोग लिख रहे हैं, अगर उसी प्रकार से आप भी लिखेंगे तो आप कहाँ अलग किए, आप अलग नहीं किए। तब अगर आपको सबसे ज़्यादा नंबर पाना है तो सबसे अलग कुछ हट कर करना होगा, हट कर लिखना होगा, अलग तरीके से लिखना होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो जो हम पूरा पढ़ा रहे हैं आपको ये जीवन परिचय, आप यहाँ इतना पूरा नहीं याद कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो मेन चीज़ें हैं उनको तो आप लोग याद कर लेंगे। और ये जो दोहा है, मतलब ये जो लाइन है, 2 लाइन जो यहाँ पर देख रहे हैं 2, इसको भी आपको याद करना होगा। ठीक है, तभी ज़्यादा नंबर पाएंगे। और काम चलाओ अगर याद करेंगे तो ऐसे ही नंबर भी तब बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, जैसे लिखेंगे वैसे नंबर भी पाएंगे। मेहनत तो थोड़ा करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का बड़ा ही विशद तथा मनोरम वर्णन किया। बाल जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं जिस पर इस कवि की दृष्टि न पड़ी हो, इसलिए इनका बाल वर्णन विश्व साहित्य की अमर निधि बन गया। गोपियों के प्रेम और विरह का वर्णन भी बहुत आकर्षक है। संयोग और वियोग दोनों का मर्मस्पर्शी चित्रण सूरदास ने किया है। सूर सागर का एक प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है। तो भ्रमर गीत बहुत ही इनका मतलब प्रसिद्ध है, भ्रमर गीत जो सूर सागर का है। इस प्रसंग में गोपियों के प्रेमावेश ने ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी एवं भक्त बना दिया। सूर के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है इनकी तन्मयता। ये जिस प्रसंग का वर्णन करते हैं उनमें आत्मविभोर कर देते हैं। इनके विरह वर्णन में गोपियों के साथ ब्रज की प्रकृति भी विषादमग्न दिखाई देती है। सूर की भक्ति मुख्यतः सखा भाव की है, उसमें विनय, दाम्पत्य और माधुर्य भाव का भी मिश्रण है। सूरदास ने ब्रज की लीला, पुरुषोत्तम कृष्ण की लीलाओं का ही विशद वर्णन किया है। कहने का मतलब ये सूर जो थे, सूरदास श्री कृष्ण भक्त कवि, कृष्ण भक्त काव्यधारा के कवि थे, और कृष्ण का बहुत अच्छा वर्णन किए हैं। आगे देखते हैं। तो इतना हो गया, ये सब पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, मेन चीज़ों को लिखना है। पूरा अगर उतारने लगेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है पूरा उतारने से। ठीक है, तो भाषा शैली भी लिखना है आपको। देखिए यहाँ पर सूरदास का संपूर्ण काव्य संगीत की राग रागिनियों में बंधा हुआ है। पद शैली का गीत काव्य है। उसमें भाव साम्य पर आधारित उपमाओं, उत्प्रेक्षाओं और रूपकों की छटा देखने को मिलती है। इनकी कविता ब्रज भाषा में है। कहने का मतलब ये जो लिखे हैं, काव्य रचना किए हैं, ये ब्रज भाषा में लिखे हैं। और ज़्यादातर जो कृष्ण भक्त कवि हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग ज़्यादातर किए हैं। और राम के बारे में जो लिखे हैं वो अवधी भाषा में लिखे हैं ज़्यादातर, क्योंकि अयोध्या की भाषा अवधी होने के नाते जो राम का वर्णन कर रहे हैं, अवधी का प्रयोग ज़्यादातर अवधी ही किए हैं। और कृष्ण जहाँ के मथुरा के थे, तो मथुरा की भाषा ब्रज है, वहाँ के जो कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं वो ब्रज का प्रयोग ज़्यादातर किए हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। माधुर्य की प्रधानता के कारण इनकी भाषा बड़ी प्रभावोत्पादक हो गई। व्यंग, वक्रता और वाग्विदग्धता सूर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। सूर ने मुक्तक काव्य शैली को अपनाया है। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। समग्र इनकी शैली सरस एवं प्रभावशाली है। सूर का प्रत्येक पद सरसता, मधुरता, कोमलता और प्रेम के पवित्र भावों से पूर्ण है। सूरदास जी ने अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से हिंदी साहित्य को जो गरिमा प्रदान की है वह अद्वितीय, अतुलनीय है। सूरदास जी हिंदी साहित्याकाश मतलब हिंदी साहित्य के आकाश के देदीप्यमान सूर्य हैं, जिनके समक्ष कवि साधारण नक्षत्र से आभासित होते हैं, इसलिए कहा गया है। तो ये अब 2 लाइन जो आ रहा है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। इधर थोड़ा बहुत याद रहेगा चलेगा, लेकिन ये 2 लाइन जिस पर
एग्जामिनर का नज़र पहुँचेगा। आप एक ब्लैक से लिखेंगे जो 2 लाइन है। क्या लिखना है? सूर सूर तुलसी शशि उडगुन के सवदास, अब के कवि खद्योत्सम जह तह करत प्रकाश। ठीक है, इतना लिख देंगे, बस इतना ही लिख देंगे, इसके आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, इतना लिख देंगे तो इतने में आपका पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।